यार कैसे अजय मुन्ना भी बीमार है, आप भी अभी ठीक नहीं हुए हो। क्या कहती है? मैं तो यही कह रहा हूँ, बड़े भाई को तो तुम लोग ही लिए है। हाँ, सारे बीमार है, बकरा भी बकरा भी क्या छोटे छोटे रहेंगे। बकरा भी तो है, उसका भी तो आपको वो ये निकल आनी होती है। तो इनके पास ही देखते हैं फिर।
घूमने की तबीयत कैसी है अभी? भाई भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाकी लोग नहीं आए। मैसेज कर दिया आपने। चलो बाकियों को भी मैसेज करो ताकि फिर क्लास स्टार्ट करें। सर कर दिया। ठीक। सर आपने मेरी असाइनमेंट चेक कर ली साइनॉप्सिस वाली? नहीं बच्चा, वो मसरूफियत कुछ इतनी ज़्यादा थी, टाइम निकल ही नहीं रहा था। यार निकलने का नहीं, मुझे याद नहीं रह रहा है। पता नहीं क्या बात है भूल ही जाता हूँ, जो टाइम स्पेयर भी होता है ना। सर आप चेक करके हाँ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स चल रहे थे हमारे पास। डाटा एनालिसिस में आपने जो कंस्ट्रक्ट वेरिएबल है, जिनके ऊपर आपने हाइपोथेसिस अपने बनाए हैं, जिनको आपने वो बनाया है, जिसकी बेस कंडीशन और हाइपोथेसिस कंडीशन और ये है जिसके ऊपर आपने रिजल्ट्स निकालने हैं। तो देन उनके दरमियान रिलेशनशिप और उनका एनालिसिस जो है ना, पाथ एनालिसिस, फिर मॉडल की असेसमेंट, फिर रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। जब आप किसी सर्वे वगैरह करवाते हैं तो जो आपने वेरिएबल्स बनाए होते हैं, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं, तो उनको अलग से भी वैलिडेट करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि लोगों को उसके बारे में अ, क्या इम्पेक्ट है, क्या राय है। ये तो नहीं है कि उसको लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं, या ये है कि उसको लोग राय देते ही नहीं। अगर 50-50 रिजल्ट है इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी ठीक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट आइटम के दरमियान जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, इंकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आप ये फील करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो जो उसका इम्पैक्ट है वो जो फिलिंग हुई है क्वेश्चन उसको प्रेडिक्ट करता है या नहीं करता। ऐसे तो नहीं है कि आपने रिलेशनशिप जो इमेजिन किया हुआ और वो रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, या जो इम्पैक्ट है एक का दूसरे के ऊपर वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी आइटम से है। फिर मॉडल कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, वो देखते हैं कि जो मॉडल है वो किसी एक मंतकी नतीजे पे आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है। फिर
पाथ कोएफिशिएंट्स है, स्ट्रक्चरल मॉडल, सपोर्ट हाइपोथेसिस, ये जो आपका मॉडल है जो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं, उनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कंपेयर भी कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है, इसकी एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपने वो चेक किया। जैसे आप चेक करें एंटरटेनमेंट के ऊपर था, वो गेम्स के ऊपर बात चल रही थी ना, फिर पासिंग टाइम है, एस्केप ऑफ समथिंग, सोशल इंटरएक्टिविटी की वजह से है, को प्लेइंग की वजह से है, फ्लॉज की वजह से है, एडिक्शन की वजह से है। तो वो उस पे कितने लोगों ने जो है वो कमेंट किया है। फिर उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू फाइंड करनी, फिर उसकी रिलायबिलिटी, कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये यहाँ पे इसके अलावा जितने भी आप एब्रीविएशन यूज करते हैं तो नीचे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो वही क्या चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, स्केल रूट मीन है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फिर कोरिलेशन के लिए कि जो EN था एंटरटेनमेंट का, किसके साथ एंटरटेन, अब ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का कोरिलेशन अब आपस में अपने साथ कितना है, PT के साथ कितना है, यानी ये जो जितने भी इसमें वर्ड्स यूज किए, पासिंग टाइम, एस्केप है, सोशल इंटरेक्टिविटी है, ठीक है, को प्लेइंग है, फ्लो है, एडिक्शन है, आपस में इनका एंटरटेनमेंट का कोरिलेशन, इनका आपस में कोरिलेशन जो है डिफरेंट एंटिटीज का, अब वो डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से फिर आप इन सब का जो है, जो इसका PLS एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स को भी कौन कौन से जो हाइपोथेसिस है उसका क्या क्या इम्पैक्ट फ्लो के ऊपर है, और देन एडिक्शन को जो है वो कैसे साबित कर रहा है, इस चीज़ को जो है तो रिजल्ट्स ये इस तरीके से जो है, जो इम्पैक्ट है उसको अगर पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर देते तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से जो है आप एडिक्शन को जो कंपाइल करते हैं रिजल्ट एनालिसिस, फिर उसका मेजरमेंट मॉडल, असेसमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ आइटम्स, ये अब जैसे डिस्कशन है, डाटा एनालिसिस रिजल्ट्स को जो प्रोडिक्ट करना है, यहाँ भी देखिए all the composite result measurement exceed 0.94 which is above the measurement of 0.7 recommended by previous studies indicating the adequate internal consistency। यानी अब जब आपने डिस्कशन करनी है तो आप साथ में रेफरेंस भी देते हैं, प्रीवियस स्टडीज के साथ रिलेट भी कर देते हैं जब रिजल्ट एनालिसिस कर रहे थे, डाटा एनालिसिस। यानी आपने कभी भी जब भी कोई रिजल्ट शो करना है तो उसको किसी न किसी के साथ रिलेट करने का मकसद ये है कि आप ऐसे नहीं शो कर रहे कि आप आइलैंड पे है, ये सिर्फ आप ही की सोच है, बल्कि उसमें ये बताना भी मकसूद होता है कि ये सोच और स्टडीज के अंदर भी है, हमने उसी को जो है फर्दर जो है एलोबरेट किया। इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, फिर मॉडर्न कन्वर्जेंस हो गया, the AVE value for all construct exceed the suggested threshold value 0.5, confirming convergence validity। यानी इसमें हर चीज में साथ में अगर कोई वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू लिए तो किस स्टडी ने ये थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की, तो उसको भी आप रेफर करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से पाथ कोफिशिएंट, मॉडर्न कन्वर्जेंस, ये आ गया, वैलिडिटी आ गई, ये अब यहाँ पे जो है रिगार्डिंग इंटरपर्सनल मोटिव, सोशल इंटरएक्शन। अब देखो इसकी वो जो है टी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, बीटा वैल्यू भी दी है, एंड को प्लेइंग, प्रेडिक्टेड फ्लो, स्पोर्टिंग, hypothesis 4 and hypothesis 5। These results indicate that the interpersonal motive exert a greater effect than
two mediated motives on flow, and flow clearly significantly affects the addiction कोड H6 sorting H6, ठीक है। इस तरीके अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे है कि जब रिजल्ट्स करने हैं जो वैल्यूज निकल रही है उनको फिर मैप भी करने होते हैं अपने हाइपोथेसिस के साथ। हमारे फ्ला हाइपोथेसिस में हमने इसके ऊपर जो है वर्किंग की, तो ये सारी चीजें आप रिलेट करके चल रहे हैं। डिस्कशन और इम्प्लीकेशन में हाईलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, गिव रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। यहाँ भी ये बड़ी खास चीज है, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। यूज रेफरेंसेस टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपने वो साथ में अगर कोई रिजल्ट आया ना तो उसकी रीजनिंग भी साथ साथ बता रहे होते हैं कि ये इसका ये वजह है, फलां का इम्पैक्ट फलां पे आया है जिसकी वजह से ये रिजल्ट ऐसे आ गया है, फलां स्टडी ने इसको ऐसे कहा था, हमारा इसका इस तरह का रिजल्ट है। इस तरीके से आप रिलेट करके चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद व्हाट कैन बी लर्न, गिव इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च। इसके ऊपर से जो कोई नतीजा निकल रहा है आपने वो भी बताना है। सजेस्ट टू प्रोडिक्शन, सजेस्ट टू प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर और अदर। इसका जो है प्रैक्टिशनर के लिए अगर कोई काम की बात है तो वो रहा है, रिसर्चर के लिए है, एजेंसीज के लिए नहीं। यानी इसकी इम्प्लीकेशन जिस जिसके ऊपर या जिस जिसके लिए बेनिफिशियल है उनको जो है वो अपने पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ताकि जो रीडर है उस कैटेगरी का रीडर उसको जो है उसके लिए जो काम की बात है आपको हाईलाइट कर रहे होते हैं। What highlight important give results, reason and explanation. So what give implication of research? What next give you? अभी हम ये देखते हैं। अब इसमें क्या है? Considering the rapidly growing popularity of online gaming and its addictive characteristics, online game addiction has become a critical। वो क्या था? फिर हाईलाइट करना। इसके बाद ये है कि प्रपोज nomological return for flow। Experience including the behavior addiction of the playing online game as a consequence of mediated motive, e.g. entertainment, passing time, escape, and interpersonal motive, social interaction, and compliance, as antecedent. Finding of this study strongly support the posted relationship and direct relation between the flow experience and addiction. The significant relationship between flow experience and belief driving behavior addiction confirm the value flow in extending the understanding of online गेम एडिक्शन। ठीक है, इसमें वो क्या रीजन थी उसके रिजल्ट से एक्सप्लेन उसको जो है वो कर दिया। ठीक है, visual experience among players such as entertainment from reality. The most of the critical expertise motive game is interpersonal communication. Its motive. So what give implication यहाँ पे है? Result of this study implies that the interpersonal motive are more crude or crucial than medicated motive। तो इसमें उसने implication जो है और flow interpersonal motive are most critical in online games through the interpersonal or because of the team competition nature of online game play can focus on online game and interpersonal interaction and flow after players unconsciously become engrossed and playing online game। तो यानी इसमें उसने डिफरेंट उसकी इम्प्लीकेशन बताई है कि कंपटीशन की वजह से वो जो है एडिक्शन बन जाती है कि वो कुछ लोगों में होता है ना अग्रेसिव होता है कि उन्होंने जो है ना वो गेम प्ले करनी है, कम्पीट करना है, फाइट करनी है, तो उस पे जो है ना। फिर जो नेक्स्ट है इसमें द पेपर सजेस्ट दैट ऑनलाइन गेम मार्केटर should incorporate chat function into game to enable player to communicate and interact with one another in real time। अभी देखो इसमें सजेशन भी दे दी कि क्या होना चाहिए, व्हाट गिव यूजफुल फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे उसने कहा जी इंटर कम्युनिकेशन के लिए जो है वो चैट
का वो फंक्शन होना चाहिए ताकि जो प्लेयर आपस में इंटर कम्युनिकेट। इस तरीके से जो है आपने वो सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल पेपर है। आपका भी नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल पेपर ही होगा। अप्लाइड सॉफ्ट कंप्यूटिंग, a framework for multi-document abstractive summarization based on semantic role label। ये पाकिस्तानी, लेकिन ये पाकिस्तानी पेपर है, आतिफ खान का है। मोहम्मद सलीम, ये मतलब पेशावर यूनिवर्सिटी में है। पेशावर में जो जैसे हमारा जीसी की यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पेशावर में भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज से प्रमोट हो गया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा जी, अब इसमें सैंपल एक्सपेरिमेंटल का जो है ये एक पेपर है, फ्रेमवर्क फॉर मल्टी डॉक्यूमेंट एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन बेस्ड ऑन सेमेंटिक रोल लेबलिंग, प्रिपेयरिंग एम्पिरिकल कंपैरिजन पेपर, एम्पिरिकल कंपैरिजन पेपर। अच्छा भाई, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी थी वो। अच्छा भाई, प्रिपेयरिंग एम्पिरिकल कंपैरिजन पेपर में गोल्ड स्टैंडर्ड बेंचमार्क डेटा सेट। अब जो, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट पेपर होता है उसके अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड हो, बेंचमार्क डाटा सेट हो, ठीक है, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप्स डाटा सेट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेसलाइन आइडेंटिफिकेशन, ड्राई कंपैरिजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सिलेक्शन, evaluation alternative empirical, discuss based on performance criteria, efficiency, effectiveness, ease of use। अब ये देखिए जो evaluation जो अल्टरनेटिव, ये नहीं है कि एक ही चीज़ है। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी को भी, एफिशिएंसी को कंसीडर किया है, इफेक्टिवनेस को, फिर ईज ऑफ यूज को, ये सारे यार्ड स्टिक हैं कंपैरिजन के वैल्यूएट करने के। justification, reasoning, look at specific formulation or nature of algorithm। यानी जब evaluate करना है तो एक तो ये होगा ना कि आपने कहा जी हमारा जो है, हमारा काम जो है उसमें ईजनेस बहुत है, तो ये भी जो है ये भी एवेल्यूएशन का वे है कि इसमें आप कह सकते हैं कि हमारी अप्रोच सुपीरियर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ईज ऑफ यूज की वजह से।
आज आपकी क्लास में ना वो डिस्टरबेंस ज़्यादा हो रही है। कभी कोई फ़ोन आ जाता है, फ़ोन आता है तो वो नेट जो है ना आपका वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वो सारी चीज़ें ना किसी एक्सटेंड में इम्पोर्टेंट ही आ रही है, जिसकी वजह से आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास जो भी आपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया देना है फिर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, रीजनिंग देनी है कि आपका फार्मूला डिफरेंट था या आपके एल्गोरिथम की नेचर डिफरेंट थी। आप मैथमेटिकली आप प्रूव करें कि ये बेहतर है, रिलेट करें करंट फाइंडिंग को एरिया ऑफ अदर एरियाज, कि आपने फाइंडिंग जो फाइंड की है उसको रिलेट करें दूसरे एरियाज के साथ। तो इस तरीके से फिर आइडेंटिफाई वीकनेसेस गैप दैट लीड टू नॉवल टेक्निक ऑफ फ्यूजन और हाइब्रिड प्रपोज। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें मेंशन करने वाली हैं। एक तो ये है कि आपने डाटा सेट स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है, क्राइटेरिया जो है अगर डाटा सेट आप डेवलप कर रहे हैं अपने लिए अपने सिनेरियो में तो वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर ड्राई कंपैरिजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सिलेक्शन, ये तो ये भी इम्पोर्टेंट है ड्राई कंपैरिजन कि आप रिजल्ट से पहले ही जो है ना अपनी टेक्निक को या रिजल्ट के बाद अपनी टेक्निक को कंपेयर कर रहे होते हैं कि जनाब ये इस वजह से जो है इसके रिजल्ट अच्छे हैं। एक तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो तो ठीक है, वो आपने कहा आज हमने इसको एग्जीक्यूट किया और ये रिजल्ट अच्छे हैं। एक उसको जो है वो उसको कंपेयर कर रहे थे, ड्राई कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसमें आपकी वो जो भी डिफरेंसेस हैं कि हमारी अप्रोच इस लिहाज से डिफरेंट है जिसकी वजह से रिजल्ट इम्प्रूव हुए, ये सारी चीज़ें आपको justification explain करनी। कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक क्या है? पुअर गोल्ड स्टैंडर्ड और कॉर्पस, यानी रेलेवेंट कॉर्पस नहीं है या स्टैंडर्ड का जो है स्टडी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये मिस्टेक है। टू फ्यू, not enough coverage to test hypothesis, test your training data, cross validation, bootstrapping, poor baseline, correlation not caution, significant stress। ये यानी कहने का मतलब ये है कि आपके टेस्ट बहुत थोड़े हैं, कवरेज नहीं है हाइपोथेसिस की। कवरेज से क्या मुराद है कि इसके जितने सारे एस्पेक्ट होने चाहिए थे आपने वो कवर नहीं किए, ठीक है। आपने अपने ट्रेनिंग डाटा को जो है टेस्ट नहीं किया, क्रॉस वैलिडेशन नहीं की, बूट स्ट्रैपिंग नहीं की। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें ये कॉमन मिस्टेक्स हैं कि आपने चीज़ें कोरिलेशन ही नहीं डिफाइन किया दिमाग में, टेस्ट की सिग्निफिकेंस ही नहीं बताई, बेस लाइन आपकी पुअर है। ये बात आया सर डायरेक्ट। ये जो जी सर ये जो कॉर्पस डेवलप करते हैं हम लोग, जी जी। इसकी सर वैलिडेशन का क्या तरीकाकार है सर? इसको मतलब कहाँ से वैलिडेट करवाना पड़ता है या कैसे सर इसको जो है ना वो स्टैंडर्डाइज करवाना पड़ता है सर? देखो इसमें ये है, आप इसको मिलके ये मैं भी इसको देख लेता हूँ आपके लिए इसका मटेरियल के इसमें ना एक स्टैंडर्ड होता है उसके लिए कॉर्पस को जनरेट करने के लिए, कॉर्पस बिल्डिंग के कहते हैं लिए, हाँ बस। ठीक है। जी सर। कॉर्पस बिल्डिंग के अंदर असल में क्या होता है कि आपने, अब देखो ना, फर्ज किया आपने नेट से या किसी जगह से डाटा लिया, फिर उस डाटा के अंदर उस स्टैंडर्ड में क्या रखना होता है कि आपने, क्योंकि वो एक टेस्टिंग यार्डस्टिक होती है तो उसके अंदर मिस्टेक्स भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप उसके अंदर रिजल्ट्स देते हैं, फर्ज किया आप आपके अकेले कहने से तो नहीं हो जाएगा। मसलन फर्ज किया आप मिसाल के तौर पे कि आप जो है एक टेक्स्ट बेस जो है सर ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए ना ये अपना कॉर्पस डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाबी के लिए या और अरबी के लिए या उर्दू के लिए। नहीं तो सर ये अरबी जो अरबी उर्दू के लिए अरेबिक लैंग्वेजेस के लिए सर या पंजाबी के लिए सर ये जो लेक्सिकॉन बेस्ड ये जो करते हैं सर हम लोग हाँ जी, उसमें सेंटिमेंट आप एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस की बात ही बात कर लेते हैं जी। उर्दू में है जी सेंटिमेंट एनालिसिस में डाटा जो आपने जो है फर्ज किया आपने नेट से ही उठाया या दरमियान में या किसी सोशल साइट से उठाया फर्ज किया,
अब आपने उस डाटा को जो है उसके पे प्री प्रोसेसिंग भी अप्लाई होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार खैर वो यहाँ पे तो नहीं आएगी प्री प्रोसेसिंग, लेकिन आपने फर्ज किया एक स्टेटमेंट ली। अब उस स्टेटमेंट को आपने कहा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब उसको आपने कुछ उसका स्कोर कैलकुलेट किया कि इसका जो सेंटिमेंट है कितने परसेंट पॉजिटिव है या कितने परसेंट नेगेटिव है। बनाते हैं ना, क्योंकि कल को जिसने जी सर, या को पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, 3 कैटेगरी। हाँ ये चीज़ है ना। फिर इसके बाद उसकी अब खाली इतनी बात नहीं है, उसमें और भी है कि आपने वो वर्ड्स के जो है वो वो देते हैं। खाली इतनी बात से इतनी ख़त्म हो जाती है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल बता दिया, बल्कि अभी तो आगे और चीज़ें एडवांस हो गई हैं। तो उसमें ये बताता है कि इसने अगर तारीफ़ की है तो कितने परसेंट की है। इसने 50% अच्छा कहा, 70% अच्छा कहा, 80% कहा, 90% का, ये भी। अब वो जो इसको वैल्यूएट किया है, चलो अगर आप फर्ज किया आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि कितनी उसने अच्छा कहा, आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। आजकल पॉजिटिव नेगेटिव में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, वो असल में उसके क्योंकि मार्केटिंग का दौर है तो वो कह रहे थे कि कितना का अच्छा कहा है। तो ये चीज़ है। चलो जी खैर, सर, अगर फर्ज किया हम ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो जी सर, अब तो किसने वो कह रहे कहा। हैं कि 3 कैटेगरीज की। हाँ वो यही ना, वो अब उसने और ज़्यादा उसकी डेप्थ में जो है ना वो चीज़ें बतानी कि पॉजिटिव है कहते तो कम से किस। कम 5-5 6-6 हाँ क्राइटेरिया जो है ना वो। ये अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि एक स्टेटमेंट आपने ली, उसको आपने मैनुअली मैनुअली फाइंड किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब उसके पीछे भी वो आपसे पूछेगा क्या सिर्फ एक के कहने से आपने ये बात कर ली, या आपने पूरा एक टीम थी जिन्होंने कहा कि किसी ने कहा पॉजिटिव किसी ने नेगेटिव, इतनों ने पॉजिटिव इतनों ने नेगेटिव, वो सारी आपको बताना पड़ती है। बात समझ रहे हैं कि यानी इस डाटा जी सेट सर। डेवलपमेंट के अंदर जो जो फेजेस इन्वॉल्व हुए। अच्छा, फिर इसके बाद फिर वो कहते हैं कि फर्ज किया आपने 1000 लाइनों का डाटा सेट बनाया, तो 1000 में से अब आपने किस रेशियो से उसके अंदर स्टेटमेंट्स शामिल की कि पॉजिटिव वाली कितनी की, नेगेटिव वाली कितनी की, एरर वाली कितनी कि जिसके अंदर एरर भी छोड़ी। वो एरर को भी यानी यानी जब डेवलपमेंट करते हैं तो सारे एंगल से करते हैं कि उस डाटा सेट के अंदर वो सारी क्वालिटीज मौजूद हो कि अगर एररनेस जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपका जो है सिस्टम कैसे करेगा। सिर्फ आइडियल केसेस तो नहीं ना लेने सिर्फ। अच्छा, जी सर। फिर उसकी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं कि इस डाटा सेट के अंदर कि इतने जो है ना, इतने पॉजिटिव वाले हैं, इतने नेगेटिव वाले हैं, इतने न्यूट्रल वाले हैं, इतने एरर वाले हैं, इतने में ये है, इतने में ये सारी चीज़। अच्छा, अब उसके लिए जो है उसको मैंने आपको कहा मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं इसको, गूगल करते हैं इसके स्टैंडर्ड्स, या वो जो डाटा सेट पब्लिशिंग के जैसे एसएलआर पब्लिश करने की गाइडलाइन है ना, इसी तरीके से डाटा सेट बिल्ड करने की भी गाइडलाइन है, कैसे डाटा सेट बिल्ड करना। जी वो सर। वो फिर आप क्या करते हैं, उसको आप पब्लिश करवाते हैं। डाटा सेट को क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। अब इसमें भी दो तरह, कुछ जर्नल कहते हैं कि पब्लिश ना करवाए, आप हमारे पास ही पब्लिश करवा लें। कैसे कि आपने स्टडी दी, साथ में डाटा सेट की सप्लीमेंट्री फाइलें बना के ना, ये डाटा सेट बनाया, उसका ये प्रोसीजर हुआ है, उसी में दे दें तो उसी में पब्लिश हो जाए। अब अगर किसी एक पेपर में भी आपका डाटा सेट आ गया विद ऑल डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन अवेलेबल आल्सो, तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड हो गया, अब लोग उसको यूज कर सकें। जी सर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इंट्रोड्यूस ही पेपर के अंदर करवाएं, सारी डिटेल दे दें, वो आपसे जो कुछ पूछे अगर वो आपको मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसने आपके डाटा सेट को भी मान लिया आपकी रिसर्च को भी मान लिया। ठीक है। जी और सर, हो गया। उसको अदरवाइज सर, कुछ लोग उसको अलग फेज में करते हैं कि पहले सिर्फ डाटा सेट पब्लिश करवाते हैं, बाद में जो है उसको यूज करते हैं। जी आप बताएं। मतलब जी सर, मतलब डाटा सेट पब्लिश करवाना मतलब इसी सर, ये कैगल वगैरह जो वेबसाइट्स है, कैगल हो गया हाँ या जी, डाटा ऐसे साइंस ही हो। जी जी, ये यही है ना, रिपोजिटरी है ना जहाँ पे पड़े हुए डाटा सेट। तो अब अगर किसी आप कैगल के ऊपर भी डाटा सेट देखते हैं तो आपको वहाँ पे सारी मालूमात मिलती है कि डाटा सेट में क्या चीज़ है क्या नहीं। जी सर, बिल्कुल सारी उसी बढ़िया। तरह से आप भी जब जनरेट करेंगे आप वो सारी मालूमात सारी इंफॉर्मेशन उस डाटा सेट की देंगे। सही हो गया सर। बल्कि सर आजकल तो ज्यादा काम हो रहा है उस पे, इवन के ये जो हम देते हैं ना थंब इम्प्रेशन, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो इमोशंस वगैरह यूज होते हैं सर, तो वो तो इसको कहते हैं कि इसको भी आजकल जो है ना ज्यादा काम इस पे हो रहा है सर, कि इसको भी आइडेंटिफाई करें कि पॉजिटिव है, हाँ नेगेटिव ना, है। वही ना कि उसमें से वो अब मुख्तलिफ बन गई ना, खाली टेक्स्ट पे बेस नहीं होया कि वो इमोजीज जो है, इमोशनल जो जी वो सर, हैं इमेज। उनके ऊपर भी है कि वो
किस कंसर्न किस कॉन्टेक्स्ट में उसने दिया। वो उसमें बार ठीक हो दफा गया तो सर। आप उसको वो उसका तमस्खर उड़ा रहे होते हैं इसमें, तो वो तो आगे डीप चीजें होती जा रही ना, तो कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट जी में दिया, सर। उसको पॉजिटिव में दिया नेगेटिव में दिया। जी सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे जो है हमने जो चीज़ें जो कंपैरिजन के यार्ड स्टिक्स हैं, जो बेस लाइन स्टडी है, वो भी देखना है कि अच्छी जगह छपी हो, उसमें वो सारी क्वालिटीज हो गया, आपको फिर जो कोरिलेशन फाइंड करना, ये वो सारी चीज़ें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हम नाप नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पेपर सेट नहीं होते हैं, कि हमने अच्छी तरह वैल्यूएट नहीं किया होता, या अच्छी बेस लाइन स्टडी नहीं ली, या अच्छा डाटा सेट सेलेक्ट नहीं किया, या आपस में जो अगर वो डाटा सेट वाली बात नहीं है, आपने रिलेशनशिप दिखाना तो आपने रिलेशनशिप को नहीं एक्सप्लेन किया, टेस्ट की सिग्निफिकेंस को शो नहीं किया, तो तब फिर मसला मसाइल है, फिर जिसकी वजह से उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। पेपर के कंटेंट है उसमें, इसमें टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री, रिलेटेड वर्क, आइडिया एल्गोरिदम का अगर कोई मॉडल यूज किया है, सिमुलेशन मेजरमेंट्स है, इवैल्यूएशन डाटा सेट बेस लाइन है, इम्प्लीमेंटेशन डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है, रिजल्ट डिस्कशन है, कंक्लूजन है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल में आप जो है जो सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, जो मेजरमेंट यार्डस्टिक यूज कर रहे हैं, जो वैलिडेशन क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, जो डाटा सेट यूज कर रहे हैं, जो बेस लाइन स्टडीज है, जो इम्प्लीमेंटेशन की डेमोस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एक क्लास का टाइम तो फटाफट खत्म भी हो गया। चले मैं इसको करता हूँ अभी, ये स्टॉप नया सेशन स्टार्ट करते हैं।